हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो वीआईटी की कॉम्प्लिकेट स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर रहे होंगे अपन, कैसे हमें प्लानिंग करनी चाहिए, किस चैप्टर्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है ये। तो इस लिमिटेड टाइम में हमें क्या क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए, क्या क्या करें फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, चाहे मैथ्स के साथ, चाहे एप्टीट्यूड के साथ, चाहे इंग्लिश के साथ, है ना। एक एक चीज़ पे बारीकी से डिस्कशन करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू लेट मी नो कि तुम्हारा कब एग्जाम है ये, क्योंकि डेट्स वगैरह आ चुकी है, किस शिफ्ट में आ रहा है ये, है ना। मेक श्योर एक टेलीग्राम चैनल दिया होगा, उस टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन कर लिए। उसमें तुम्हें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए, चाहे वो वीआईटी के हैं, चाहे डब्ल्यूबीजेई के हैं, चाहे वो कॉमेट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उसमें सारा कुछ तुम्हें कंटेंट मिल जाएगा, शॉर्ट नोट्स, ये नोट्स, सब कुछ, है ना। तो डेफिनेटली उसको ज्वाइन कर लिए। और इससे रिलेटेड वीआईटी की जो है निंजा टेक्निक्स, वो बहुत सारी तुम्हारे लिए वीडियोस आ रही होंगी इस चैनल में भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं धमाकेदार। वीआईटी को फोड़ के रहना आपने कोई। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनल स्ट्रैटेजी होगी अपनी ये। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या रहेगी अपने पास, क्या क्या फॉलोअप में रखना है अपने को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर ये कहाँ से लेके आए, कैसे करें अपन ये, तो हमारे लिए ना एक टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल। अब टेलीग्राम चैनल क्या है अपने पास, वो सर्च करोगी, टेलीग्राम डाउनलोड करना, उसमें सर्च करना जेई प्लान बी 786, जेई प्लान बी 786। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच करा दिए। आज हम डिस्कशन करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसपे हमें फोकस करना चाहिए। मार्क्स वर्सेस रैंक क्या होगी, एंड बेस्ट रिसोर्सेज टू बी फॉलोड, क्या क्या हमारे मेजर रिसोर्सेज हैं इस टाइम पे, हमें जो लास्ट टाइम पे लास्ट मोमेंट में हमें फॉलोअप में लेना चाहिए। करेक्ट। लेट्स स्टार्ट विद अ पार्ट धमाकेदार, क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला आता है ना कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। मैं तुम्हें मैथ्स का भी बता दूंगा और जो बायो वाले बच्चे होंगे उनके लिए भी बता दूंगा। देखिए, मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स जो हो जाता है, इसमें ये ध्यान रखना कि इसमें नॉन निगेटिव होती है, नॉन निगेटिव, है ना। पर क्वेश्चन जो मिलते हैं तुम्हें 1 मार्क्स मिलते हैं। तो देखो ओवरऑल क्या आता है, जैसे मैथ्स कितना आता है 40 मार्क्स का, है ना। 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के, इसमें भी 35। ठीक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 35, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितने हो गए 10 के बराबर हो गए। ठीक है, तो 40 35, इसका मतलब हो गया तुम्हारे ये 70 और 40 कितने हो गए 110 हो गए, और ये कितने हो गए 20 हो गए। मतलब इसका मतलब कितने हो गए 130 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए 130 क्वेश्चन। अब ये 130 क्वेश्चन कितने करने होते हैं अपने को, 2.5 घंटे में करने होते हैं, है ना। कितने, 2.5 घंटे में। इंग्लिश और एप्टीट्यूड का सेक्शन पहले ज़्यादा हुआ करता था, अब थोड़ा सा यहाँ पे कम हो गया है। ठीक है, तो डेफिनेटली देखोगे 130 क्वेश्चन करने, वो भी 2.5 घंटे के अंदर, तो पर एवरेज तुम्हें ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर तुम देखोगे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, मतलब तुम अगर बेसिक भी तुम्हारे पास नॉलेज है ना, तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। मतलब 130 में से 110 प्लस तो बहुत ही ईजिली स्कोर कर सकते हो, है ना। अब कई बच्चों का इसमें देखो तैयारी जब करते हैं तो ये होता है कि सर इसमें ना वीआईटी वैल्यूर में कैटेगरी 1 चाहिए, है ना। मेनली तो उसी के लिए टारगेट होता है, क्योंकि उसी की फीस कम आती है। अदरवाइज बाकी की फीस देखोगे तो बहुत ज़्यादा आती है ना। तो वीआईटी वैल्यूर कैटेगरी 1 के लिए क्या क्या फोकस करना पड़ेगा, कितने मार्क्स। बायोलॉजी, अगर मैं बायो वाले बच्चों की बात करूँ तो बायो में 40 हो जाता है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और एप्टीट्यूड सेम पेपर होता है उनका ये। ठीक है, अब मैं बात करूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो सबसे पहला चैप्टर जो आ जाता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में भी तुम्हें क्या करना होगा, देखिए इसमें ना ऑर्डर डिग्री के सवाल बहुत सारे आते हैं। ठीक है, ऑर्डर डिग्री वाले, ऑर्डर डिग्री वाले, और जो होते हैं ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बोली, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो एलडी वाला पार्ट जो हो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑर्डर एंड डिग्री वाला। फिर मैं बात करूँ कौन सी इंपॉर्टेंट है, देखिए है 3D ज्योमेट्री। अब 3D ज्योमेट्री में ना जो प्लेन होती है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स, है ना, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, है ना, और जो हो जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन जो हो जाता है ना, वो जो स्क्यू लाइन होती हैं या तो पैरेलल लाइन है, उनके बीच में जो फॉर्मूला रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी में तो बेसिक प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है, या तो कभी कभी बेस थ्योरम से भी इसमें सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बेस थ्योरम हो गया, इससे भी सवाल आते हैं, है ना। अब कई बार देखोगे ना वहाँ पे जो सिलेबस दिया होगा, सिलेबस थोड़ा कम दिया होगा, बट सिलेबस के थ्रू नहीं गया। क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस तुम देखोगे जो है ना कि वो इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। ये ऐसा मत फॉलो करना कि वो जो दिया हुआ है उसी को पढ़ के चलेगा, सब 50-60% सिलेबस दिया हुआ है और वहाँ पे गए तो तुम्हें कुछ क्वेश्चन तुम्हें बाहर से ही मिलते हैं। तो यहाँ पे ना कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पहली बात मैं बताना चाहूँगा, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं बस यही रिकमेंड करूँगा कि तुम पूरा सिलेबस करके जाओ। ये मत सोचना कि वो नहीं करके जाना है, ये नहीं करके जाना है, जो दिए हुए हैं वो कर लिए, नहीं हो पाएगी बात, है ना। तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर चाहिए तो तुम्हें देखना पड़ेगा। मैटर्स डिटरमिनेंट की एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज होगी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज होगी, उससे बहुत सारे सवाल आते हैं, या क्रैमर्स रूल वगैरह हो गया, उससे काफ़ी ज़्यादा सवाल देखे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तो तुम्हारा बेसिक वाला पार्ट आता है, बेसिक वाला, है ना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, तो इसमें थोड़े से बेसिक वाला पार्ट आता है। कभी कभार आर्गूमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी भी आती है। एओटी में तो तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमा से ही कंसेप्ट आते हैं, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा वाले,
है ना, और किस पार्ट में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला पार्ट हो रहा है वो पार्ट आ जाता है। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में तो सिर्फ प्रॉपर्टीज ही है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, खास करके किंग वाली हो गई। तो ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिखे ना इन्हें नोट डाउन कर सकते हो, इसकी तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। बाकी रही बात की कैसे निंजा को फॉलो अप करना, उसके लिए भी वीडियोस आएंगे डेफिनेटली, ताकि यार ये जो लास्ट मोमेंट है इसमें तो यार सर वीआईटी तो जरूर हो ही जाए अपना, है ना, होड़ फाड़ के रख ही दिया जाए बिल्कुल ये, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपने पास अलजेब्रा का। यहाँ पे वेटेज देखोगे तो 60 to 70% होता है, कैलकुलस का 20 से 25%, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हो जाता है 5 to 10%। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी जो है कम आती है। बट यही अगर मैं बात करूँ WBGE में, तो वहाँ पे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज जो आ जाता है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे तुम्हें ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ जाती है, करेक्ट। तो अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गई, और जो हो गया ये वाला पार्ट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, है ना, बहुत ज़्यादा सवाल। वेव ऑप्टिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, डायोड्स वगैरह से सवाल आते हैं। अल्टरनेटिंग करंट हो गया, डुअल नेचर ऑफ मैटर हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गए। इससे तो भर भर के सवाल, ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैट्स ये बड़े चैप्टर्स हैं डेफिनेटली, बट तुम्हें ये करने चाहिए क्योंकि वो जेई के लिए भी वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। बट आई नो कि अभी तो जेई का जो पार्ट 2 भी अभी जो है पेपर्स होने वाले हैं, हो ही चुके हैं लगभग ये। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स डेफिनेटली कर लिए, ये थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं नो डाउट, बट इससे से पार्ट थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है। अब अगर इसकी मैं जो बात करूँ तो मेन ना मैग्नेटिज्म वाला पार्ट हो गया, वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है अगर फिजिक्स की बात करूँ ना, है ना, ठीक है। अब मैं केमिस्ट्री की बात करूँ ना, तो ऑर्गेनिक वाला पार्ट यहाँ पे काफ़ी वेटेज में आता है, ऑर्गेनिक वाला, है ना, जो कि रीमर ट्रीमर रिएक्शंस हो गए, है ना, अल्कोहल वाले सारे, अल्कोहल के कैसे फॉर्मेशन करते हैं, ग्रिग्नार्ड वगैरह रिएजेंट, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अल्कोहल, फिनॉल एंड एथेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा सवाल थे ये, पिछले बार भी तुम देखोगे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी तो बहुत ज़्यादा, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, अमीन्स हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। तो देख रहे हो कि ज़्यादातर इस पे जो चैप्टर्स मैंने लिखे हैं और जो है ऑर्गेनिक वाले सेक्शन, तो ऑर्गेनिक तो इसमें तुम्हें करना पड़ेगा। इसमें ना बहुत ज़्यादा जो स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, जितने जितने भी अल्डोल कंडेंसेशन जो जो बेसिक पार्ट है वो सारे कुछ कवर कर लेना। एनसीईआरटी को फॉलो में रखे इसमें, एनसीईआरटी को बस ये। तो ऑर्गेनिक तुम देखोगे इसमें 40 to 50% होता है, फिर फिजिकल, फिर इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में तुम्हारा जो जो ब्लॉक्स वगैरह हो गया, एसपीडीएफ ब्लॉक्स, उन्हें तुम कर लेना, एसपीडीएफ ब्लॉक वाले सिस्टम हो गए ना, उन्हें तुम जरूर कर लिया क्योंकि उससे जरूर सवाल आते हैं ये, ठीक है। और एक चीज़ तुम्हें मैं बताना चाहूँगा ना, यहाँ पे रिपीटेशन बहुत होती है। मतलब जैसे तुम मान लो जो 17 को तुमने पेपर दिया तो 18 को भी उसी पैटर्न में ही पेपर आता है ये, तो ये तुम्हें बहुत फ़ायदा होता है ना। तो जो भी बच्चा जो पीछे आता है ना, तो उसको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है ये, क्योंकि रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होती है, तुम्हें पैटर्न पता चल जाता है ये। अब ये पैटर्न कैसे पतेगा, देखिए हम तुम्हारे लिए वीडियो बना देंगे डेफिनेटली। तो मेक श्योर ना चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि तुम्हारे साथ जो है वीआईटी या WBGE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें भी बिल्कुल यार फैला दो, बिल्कुल ये है ना, बिल्कुल मचा दो, बिल्कुल वीआईटी में फोड़ फाड़ के रखना। अगर फोड़ना है तो इस चैनल को फॉलोअप में रखना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर चीज़ें तुम्हें पता ही है कहाँ पे मिलेंगी, सोर्सेस ही नहीं है इसके। ये एप्टीट्यूड वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड का ही तुम्हें पता होगा भैया कि यार एप्टीट्यूड ही गेम चेंजर है। मैंने तुम्हें बताया था, देखो एप्टीट्यूड का कितना क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आएंगे, यही एक गेम चेंजर है यहाँ पे, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, है ना। अब ऐसा ना हो कि तुम इंग्लिश के पीछे तुम बिल्कुल भागते गए, क्योंकि इंग्लिश के ना नॉर्मली तुम देखोगे सिनोनियम एंटोनियम वाले पार्ट हो गए, ये थोड़ा सा ज़्यादा देखे जाते हैं। एप्टीट्यूड की देखो बात करो तो डाटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब तुम्हें जैसे मान लो जैसे टेबल दी हुई थी कि 2000 से लेकर 2001 तक ये है, 2001 से लेकर 2002 तक ये है, 2001 से लेकर 2002 से लेकर 2003 तक जो टेबल बना होता है अपने पास, बार वाला बार चार्ट वगैरह, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे ना 2 से 3 सवाल देखे जाते हैं। जो बार चार्ट हो गए, जो चार्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे तुम समझ लो 2 से 3 क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे। फिर जो लिंग्विस्टिक वाले पैटर्न होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूजी में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं यूजी एग्जाम की बात करूँ तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो CAT लिख देगा, इसकी वैल्यू है 1 3 4, फिर दूसरा को एक वर्ड दे देगा, उसका बताओ कौन से नंबर पे फॉलो कर रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन देखे जाते हैं। फिर मिसिंग टर्म सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्लॉक वाली प्रॉब्लम भी कई बार पिछले बार काफ़ी ज़्यादा देखी गई। तो ये जो चैप्टर्स में बता रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेफिनेटली इस पर वीडियोज़ भी लेके आएंगे, तुम्हारे लिए बहुत हेल्प होने वाला है, करेक्ट, है ना। हर चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत चीज़ें हेल्पफुल होंगी, डेफिनेटली इसको फॉलोअप में रखें, एक एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें ये। अब मैं बात करूं कि यार VIT वेलोर में कितना हमें कैटेगरी 1 के लिए कितना इसो सर ये कितना रैंक वगैरह लाना पड़ेगा, तो 950 रैंक लानी पड़ती है। देखिए इसमें मार्क्स वगैरह ये बताते नहीं है, ये बहुत चालू लोग हैं, लोग मार्क्स नहीं बताते यहाँ पे। कैटेगरी 1 में तुम देखोगे 950 चाहिए अपने को, CS चाहिए तो VIT वेलोर की बात करूँ, स्पेशलाइजेशन चाहिए तो 2800। और जैसे मान लो कि ये फीस वगैरह लिखी हुई है कैटेगरी 1 की कितनी होती है, कैटेगरी 2 की, ये पर एनम की तुम्हारी फीस है, देख सकते हो। कैटेगरी 5 की कितनी ज़्यादा फीस है, 5 lakhs के अराउंड तुम्हारी फीस हो जाती है, ठीक है। तो 3500 9000 हो गया, चेन्नई में चाहिए तो 8000 हो गया, और तुम्हारा 11500 ही है। मतलब 10-11 हज़ार के अंदर अगर तुम मेंटेन करते हो तो CSC तो डेफिनेटली मिल जाएगी कैटेगरी 1 में, चाहे वो वेल्लोर में मिल जाए, चाहे अपने को चेन्नई में मिल जाएगी।
10-11 हज़ार के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, मैं एक चीज़ तो बनाना चाहूँगा, अगर तुम्हें टॉप 1000 में रहना है जैसे वीआईटी, वेल्लोर, सीएससी कैटेगरी 1, तब तो यार तुम्हें 110 प्लस तो मान के चलो आराम से, तुम्हारा 100 प्लस प्लस, क्योंकि इसमें ना नॉन नेगेटिव होता है, ये लोग मार्क्स वगैरह रिलीज नहीं करते हैं, है ना। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसमें, 1-2 लाख होते हैं, बट मैं ये कहूँगा कि मार्क्स वर्सेस रैंक ये लोग रिलीज़ नहीं करते, तो उस पर तो अपन कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ रैंक वगैरह का जो है वो तुम्हें मैंने बता दिया। 25,000 समथिंग, देखिए हर बार ही इतना ही रहता ही है, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत ही फ्लक्चुएशन आता है। मान लो 25,000 तो अगले बार तुम्हारे जो इस बार जो हो रहा है उसमें 24,000 हो जाएगा या 23,000 हो जाएगा, तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है। ये जो डाटा बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही डेटा है ये। थोड़ा बहुत देखो वेरिएशन जरूर आएंगे, मैं ये कहूँगा, है ना, थोड़ा जैसे मान लो 25,500 लिखा, हो सकता है 25,800, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, बट तुम्हें एक थोड़ा सा एक रफ व्यू मिल जाए ना कि किस तरीके से प्रिपेयर करना अपने को। तो जो रैंक वगैरह के बारे में बताया कि 953 तुम्हें रैंक चाहिए, मतलब रैंक अंडर 1000 में ही तुम्हें सीएससी में कैटेगरी 1 मिलेगा। मिल तो तब भी जाएगा सीएससी जब वो 25,000 रहेगी, तब भी मिल जाएगी, फीस जाएगी 5 लाख की, अगर तुम उसके लिए रेडी हो तो ठीक है। अब कई बार तुम्हें ना कई लोग डिस्ट्रैक्शन करेंगे, यार वीआईटी बहुत स्कैम होता है, मत कर तैयारी। देखो उनके चक्कर में तुमने फॉर्म तो भर दिया था, फीस तो इतनी दे ही दी थी, तो एक काम की अच्छे से प्रिपरेशन करके दे लिए, है ना, फिर नहीं होगा तुम भी बोलना है स्कैम है। हर साल होता है ये स्कैम वगैरह का सिस्टम ना, हर साल होता है, क्योंकि देखिए प्राइवेट है तो यार चीज़ें एक तो देखो ट्रांसपेरेंसी तो होती नहीं है, तो अब जब नहीं होता है बच्चों का तो वो स्कैम वगैरह कहते हैं। हो सकता है किसी के साथ रियल्स के साथ भी हुआ हो, ये ऐसा तो जेई में भी हो जाता है, एनटीए वगैरह में, तो उसके थ्रू पढ़ोगे नहीं तो फिर तो होगा ही नहीं ना, रैंक ही नहीं आएगी उसको सोचते सोचते। कई लोग तुम्हें परेशान करेंगे, तो डेफिनेटली मैं तो बस ये रिकमेंड करूँगा कि एक प्लान भी जरूर होना चाहिए अपने पास। हाँ, प्लान है तो है ही अपने पास, अगर प्लान भी नहीं है तो बड़ी दिक्कत होती है, तो एक एटलीस्ट अपने पास बेस्ट प्लान भी रहता है ना, तो फिर दिक्कत नहीं होती है। तो इस टाइम पे क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेंस के जो क्वेश्चन है, खास करके जो अभी के हैं ना 23 वाले, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट तक, वो वाले तुम जरूर कर लेना। कभी कभी ना फर्स्ट अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन जरूर जरूर रिपीट कर देता है, तो जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिकमेंड करूंगा मैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सिलेबस को मैं ये बोलूँगा कि सिलेबस के पीछे मत भागना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये लोग ना क्या करते हैं पता है, ये ग्रुप के भी क्वेश्चन डाल देते हैं मैथ्स में ना, ग्रुप वगैरह क्वेश्चन। अब बताइए मैथ्स में जो ग्रुप वगैरह क्वेश्चन कहाँ बनते हैं, वो जो एमएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं वो सब पढ़ते हैं, सब ग्रुप हो गया, ये सब टाइप के भी क्वेश्चन देते हैं, है ना। अब अगर बात करो तो उसमें तुम्हें इतना नहीं घुसना है। एनसीईआरटी मेनली फॉलो किसके लिए करना है, केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए तो सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो में रखना है, ठीक है। और वीआईटी के ना एक तुम देखोगे उसके ऑफिशियल वेबसाइट में मॉक टेस्ट दिया हुआ है, उस मॉक टेस्ट को जरूर बना के जाना, उसमें डेफिनेटली उसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। बाकी अगर तुम निंजा के वीडियोस वगैरह ढूंढ रहे होगे तो मैंने जो है लिंक वगैरह अटैच कर दिया, तो तुम भी वो देख सकते हो। तुम अगर तुम खरीद सकते हो, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी खरीदी हुई है उसमें, तो मॉक टेस्ट तुम देखोगे तो ना यार बेहतरीन है, बेहतरीन मैं कहूँगा बेहतरीन। तो वो तुम वो वाला जो इन्होंने क्वेश्चन दिए ना, उसमें से कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट करते हैं, तो डेफिनेटली उसे जरूर बना लेना। एक तुम्हें जो है पता चलेगा किस टाइप का पैटर्न आता है। अपन जो है निंजा टाइप के भी उसमें कैसे कर सकते हैं, वो भी अपन सीरीज़ लेके आ रहे होंगे, बस तुम शेयर करते रहे। डेफिनेटली जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, चाहे वो WBJEE हो गया, वीआईटी हो गया, हर एक एग्जाम के लिए, यूजी हो गया, हर एक एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को जरूर बता के रखें। और अगर वीआईटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही होगी, डेफिनेटली डू कमेंट इट। और मैंने जो चीज़ें बताई हैं तुम्हें उसे फॉलोअप में करके रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए, है ना, कितना करीब मार्क्स लाने पड़ेंगे एक अच्छे के लिए मैं बताऊंगा। अगर तुम 90 प्लस भी लेके आते हो तो बहुत बढ़िया स्कोर है। 90 प्लस एक बहुत बढ़िया स्कोर है, आउट ऑफ 130 बहुत बढ़िया स्कोर है ये, है ना। तो ये काफ़ी बढ़िया स्कोर कहलाएगा तुम्हारे पास, डेफिनेटली तुम्हें वीआईटी मिल जाएगी। हाँ, कैटेगरी 1 नहीं मिल सकती है, कैटेगरी 2 तक तुम एटलीस्ट तुम बन जाएगी, बट अगर यहाँ से थोड़ा सा कम जाओगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा फिर तुम्हें थोड़ा सा देखिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 60 प्लस ले आओगे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। तो सिचुएशन पे है तुम्हारे पास, तुम किस में जाना चाहते हो। कैटेगरी 1 वगैरह जाना चाहते हो अच्छी, तब तो मैं यही कहूँगा कि भैया अगर कैटेगरी 1 सीएससी चाहिए 110 प्लस 100 प्लस लेके आओगे ना तो एक काफ़ी बढ़िया जाएगा। तो 100 प्लस का टारगेट लेके चलो कि 100 प्लस लेके आना। अब 100 प्लस के लिए एप्टीट्यूड और इंग्लिश बहुत बढ़िया होनी चाहिए, है ना। तो एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लिए तैयारी करो बहुत बढ़िया तरीके से। ये कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान है, ये कुछ भी नहीं करना होता है इसमें से। तुम देखो सारे बच्चे ना 8 तो क्वेश्चन इसमें बना ही देते हैं, और सेम टाइप का तुम देखोगे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली जो भी चीज़ें थी हमने तुम्हें बताने की कोशिश की, फिर भी कोई बच गया हो तो डेफिनेटली डू कमेंट। और टिल देन ऑल द बेस्ट टू द एवरीवन। #VIT4 ना है।